फिटनेस फ्रीक आजकल हर कोई होता है, इसीलिए लाखों की तादाद में जिम खुले हैं और हजारों लोग उनमें डेली अपनी बॉडी और डोले शोले बनाने जाते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जिम के शौकीन ज्यादातर लड़के होते हैं, लेकिन यहाँ अलग था। सुशीला देवी की 5 बहुएं गीता, बबीता, साक्षी, पूजा और तपस्या जिम की शौकीन थी और एक रोज सुबह के समय वो 2 घंटे सुबह जिम में एक्सरसाइज करे बिना अपना दिन ही नहीं गुजार पाती थी। ऐसे ही एक सुबह जब पांचों जिम जाने के लिए निकल रही थी तो सुशीला देवी कहती है, जल्दी पांचों ये अधूरे कपड़े पहनकर बॉडी बनाने। अरे कितनी बार कहूँ, मुझे तुम पांचों का यूँ जिम जाना पसंद नहीं है। अरे माँ जी, ऐसे जाना पसंद नहीं है तो कैसे जाना पसंद है वो बता दो, हम वैसे चले जाएंगे। क्यों? हाँ जीजी, सही कह रही है माँ जी। अरे रही बात कपड़ों की, तो ये कपड़े जिम जाने वाले कपड़े हैं। अब साड़ियाँ पहनकर तो जिम में एक्सरसाइज करेंगे नहीं। क्यों? सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ जीजी, सही कह रही हैं। चुप करो जिज्जी की चमचियों। अरे इतना जिम जाकर पहले ही तुम्हारे हाथ पैर मर्दों जैसे हो गए हैं। चलती हो तो लगता है सलमान खान का फीमेल वर्जन चल रहा हो, छाती फैलाकर। तो माँ जी, जिम जाने का फायदा ही यही होता है। अरे जिम जाने से बॉडी में ताकत ना आए तो जिम जाने का फायदा ही क्या हुआ? क्यों? सही कहा ना मैंने? हाँ जीजी, सही कह रही हैं। एक और बार कहा ना जी जिज्जी, सही कह रही हो। तो तुम चारों और तुम्हारी जिज्जी को सूद के रख दूंगी और तुम मानने वाली तो हो नहीं, इसलिए निकल लो यहाँ से। ठीक है माँ जी, हम 2 घंटे में वापस आते हैं। हमारा प्रोटीन शेक बना कर रखना। क्यों? सही कहा ना मैंने? हाँ जीजी, भागो यहाँ से। हाँ जिज्जी की लगदी। पांचों की पांचों निकल लेती हैं अपने जिम के लिए, जहाँ उनके सिवा बाकी सारे लड़के ही होते हैं। और जब वो पांचों जिम में जाकर भारी भरकम वेट उठाकर वेट लिफ्टिंग करती है, तो उनको देखकर जिम का एक लड़का सोहम वहाँ के एक जिम ट्रेनर मयंक से कहता है, भाई मयंक, मैं तो इस जिम में बॉडी बनाने नहीं, आंखें सेकने आता हूँ। मतलब इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ जिम में आती हैं, तो कौन कमबख्त जिम में आने का आलस करे। बेटा, ये पांचों शादीशुदा हैं और इनके चेहरे से नजर हटा के देख, उनके हाथों में कितना वजन है, 50 किलो। बेटा, इतने वजन उठाने वाली लड़की का थप्पड़ लगाना अगर तेरे गालों पर, तो 32 ही तो टूटेगी ही, साथ ही थोपड़े का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। इसीलिए जिस काम के लिए आया है वो कर। सोहम मयंक की बात सुनकर डरता हुआ अपने गाल पर हाथ रखता है। 2 घंटे जमकर जिम करने के बाद पांचों अपने घर आ रही थी कि तभी उनकी पड़ोसन पांचों को आता देख कहती है, अरे सुशीला की जिम वाली बहू, जरा मेरी एक मदद कर दो। मेरा सिलेंडर उठाकर बाहर रख दो। अब तुम्हारी इतनी भारी भरकम जिम वाली बॉडी कहीं तो काम आए। अरे आंटी, इतनी सी बात, मैं तो सिलेंडर के साथ आपको भी उठा के बाहर रख दूं। ना बहू, तू फिलहाल सिलेंडर रख दे। बबीता एक हाथ से भरा सिलेंडर लाकर बाहर रख देती है और ये सब सुशीला अपनी बालकनी की छत से देख रही थी। और जब वो नीचे हॉल में आती है तो अपनी बहुओं के आते ही कहती है, आ गई मेरी जिम वाली बहुओं, उठा लिए दूसरों के घर के सिलेंडर या बचा है कुछ? माँ जी, आपको तो सब दिखाई देता है, कोई शक्ति वगैरह है क्या आपके पास? ये जिम की फीस क्या दूसरों के घर के सिलेंडर उठाने के लिए देती हो? बहुओं, मैं कह देती हूँ, अगर तुमको जिम जाना है ना तो जाओ, लेकिन ऐसे मोहल्ले के लोगों के काम मत आओ। ये लोग अभी मदद ले लेंगे और बाद में बोलेंगे। अरे माँ जी छोड़ो ना, मोहल्ले वालों का तो काम ही है बोलना। आप बताओ, प्रोटीन शेक बना दिया आपने? हाँ जाओ, रसोई में रखा है, पी लो। पांचों बहुएं अपना अपना प्रोटीन शेक पीने के बाद अपने बहू वाले अवतार में आकर घर के काम जल्दी जल्दी कर देती है। और सुशीला की बहुएं भले ही जिम जाती थी, लेकिन उसके बाद वो अपनी बहुओं वाले जिम्मेदारियों को निभाने से पीछे नहीं हटती थी। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। यूं ही एक दिन पांचों जिम से वापस आते हुए लंगड़ा रही थी। तभी सुशीला कहती है, अरे कहाँ से लुट पिट के आ रही हो ऐसे लंगड़ाते हुए? अरे माँ जी, किसी के बाप में हिम्मत ना है कि हमें पीट दे। अरे वो तो आज जिम में लेग डे था, इसीलिए पैरों की बैंड बज गई। अरे ये कौन सा डे है? मैंने तो ना सुना। मंडे के बाद आवे है क्या? हाय माँ जी, मेरे पैर जमीन पर रखे ही नहीं जा रहे। हाय रे, आज तो लगता है ज्यादा ही जिम हो गई है, मेरे से तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। माँ जी बचा लो रे। इतना ही दर्द होता है तो ये जिम छोड़ दो ना, मैं थोड़ी कहती हूँ जाओ। सुशीला के इतना बोलते ही उसका सबसे बड़ा बेटा मयंक, जो कि पांचों बहुओं के जिम का ट्रेनर था, बोलता है, अरे ऐसे कैसे जिम छोड़ देंगी ये पांचों? अरे फिट रहने के लिए जिम जाना जरूरी है। और मैंने तुम पांचों को एक एक्सरसाइज करने को कहा था जिससे दर्द कम होगा, वो घर आकर करी? नहीं। तो करो चलो। मयंक के कहने पर पांचों घर में ही एक्सरसाइज शुरू करती है। और ये देखकर सुशीला अपने मन ही मन कहती है, लो, अलग से जिम कम था जो अब इनको ये घर में भी उठक बैठक करवा रहा है। खैर मुझे क्या करना, मुझे तो देखकर ही थकान हो जाती है।
सुशीला अपनी बहुओं को उनके हाल पर छोड़कर अपने कमरे में निकल लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। आए दिन मोहल्ले वाले सुशीला की बहू के जिम जाने का फायदा उठाते। कभी कोई अपनी सफाई के चक्कर में उनसे सोफे उठवाता, तो कभी कोई उनसे अपने आटे की बोरियां उठवाकर घर मंगवाता। लेकिन एक शाम जब सुशीला मंदिर से घर आती है, तो मोहल्ले की औरतें कमला और माया उसको देखकर बोलती है, और जिम वाली बहुओं की सास मंदिर से आ रही हो? सही है, अब बहुएं तो सुबह शाम जिम में रहती है, तो सास को बहुओं वाले फर्ज निभाने पड़ेंगे ना, मंदिर जाकर पूजा करके। हाँ, सही कहा माया बहन ने। अरे सुशीला, जरा अपनी बहुओं को लगाम दे। ऐसे नौजवान लड़कों के साथ सुबह शाम जिम करना शोभा देता है क्या बहुओं को? पता है तुम लोग कैसे लोग हो, डबल ढोल की। अरे मेरी जिम वाली बहुओं से जब काम करवाना हो तो तुम लोगों के मुंह नहीं थकते उनका नाम लेते हुए। कभी बबीता बहू सिलेंडर उठा दे, गीता बहू सोफा उठा दे, साक्षी बहू आटे की बोरी उठा ला। तब नहीं बोलती कि सुशीला तुमको अपनी बहुओं पर लगाम लगानी चाहिए कि वो हमारी मदद के लिए मुँह उठा के आ जाती है। हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। वो जो भी मतलब था मुझे अच्छे से समझ आ गया है। इतने में ही सुशीला की पांचों बहुएं जिम से आ रही थी और अपनी सास के पास जैसे ही पहुंचती हैं, तो सुशीला उनसे कहती है, बहुओं मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अब से तुम किसी के घर का सिलेंडर नहीं उठाओगी, किसी के घर जाकर उसका सोफा उठाकर सफाई में मदद नहीं करोगी। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मेरी बहुएं इनके काम आए, ऊपर से ये पीछे से उनकी ही चुगली करे मेरे से। माँ जी आप शांत हो जाओ। बोलने वाले का मुंह को कौन बंद कर सकता है? अब उनकी खुद की बेटियां जिम जाती है, लेकिन उनको दूसरों की बहुओं के जाने से दिक्कत है। सुशीला की बातों से कमला और माया शर्मिंदा हो जाती हैं और वहाँ से चुपचाप मुंह छुपाए चली जाती हैं। तो वहीं अगले दिन जब सुबह सुशीला की पांचों बहुएं जिम के लिए तैयार होकर निकलने लगती हैं, तो सुशीला भी जिम के कपड़ों में तैयार होकर आती है और उनको रोकते हुए कहती है, बहुओं रुको, अब से मैं भी रोज तुम लोगों के साथ जिम जाऊंगी। अरे सभी मेरी बहुओं को बोलते हैं ना, अब मेरे होते हुए देखती हूँ कौन बोलता है। माँ जी ये सही फैसला लिया आपने। अब देखना आपकी सेहत भी बनेगी और साथ ही लोगों के मुंह भी बंद होंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ जी बिल्कुल सही कहा। अपनी बहुओं के तालमेल पर सुशीला हंसने लगती है। तभी ये सब देख रहा मयंक खुद से कहता है, यही तो कारण था कि मैंने इन पांचों को जिम में लगाया, क्योंकि मैं जानता था एक न एक दिन माँ भी इनको देखकर जिम जाना शुरू कर देंगी और उनकी सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है। अब 5 जिम वाली बहुओं की सास भी उनके साथ जिम जाएगी। मयंक ने बहुत लंबा सोचकर ही अपने घर की 5 औरतों को जिम ज्वाइन करवाया था, ताकि आगे जाकर उनसे प्रेरणा लेकर उसकी माँ भी जिम जाए। और आज उसका ये प्लान काम कर ही गया। अब आखिर जिस घर में 5-5 बहुएं और सास जिम करने वाली हो, उस घर के लोगों से कोई फालतू बोलना क्यों ही पसंद करेगा। तेज बारिश के साथ जोरदार हवा चल रही थी। रात का समय था, जोर जोर से बिजली भी कड़क रही थी। हाथों में भगोना लिए हुए सुमन अपने घर की टब की छत से पानी जमा कर रही थी। तभी वहाँ सुमन की माँ कावेरी आकर कहती है, अरे बेटा कब तक यूं ही खड़ी रहेगी तू? हम गरीबों के घर तो ऐसे ही बारिश में टपकते हैं। कोई बात नहीं माँ, आप और पिताजी खाना खाकर आराम कर लो। जब तक बारिश नहीं रुकती मैं इसे संभाल लूंगी। सुमन इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसके पिता हरिओम आते हैं और कहते हैं, बेटा तूने भी तो खाना नहीं खाया है। जब से बारिश शुरू हुई है तू कभी यहाँ तो कभी वहाँ पानी ही रोक रही है। कैसे कहूँ माँ पापा से कि घर में तो इतना खाना ही नहीं है कि हम 3 लोग भरपेट खाना खा ले। माँ पिताजी मेरा पेट भरा हुआ है, आप खा लो और खाकर जल्दी से सो जाओ, वरना ठंडा हो जाएगा खाना। सुमन किसी तरीके से अपने माता पिता को वहाँ से भेज देती है और खुद वहीं खड़ी रहती है। कावेरी और हरिओम भी खाना खाकर चटाई बिछाकर जमीन पर लेट जाते हैं। तभी कावेरी कहती है, सुनिए जी, अपनी सुमन के हाथ पीले करने का समय हो गया है। इस घर से उसकी विदाई भी तो कर दी है। जानता हूँ कावेरी, मैंने 1-2 जगह बात भी की है रिश्ते की, पर वो धन इतना मांग रहे हैं कि क्या कहना। ये गरीबी और फिर बेटे की विदाई, बड़ी ही कर्ज भरी जिंदगी है। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सुमन को एक अच्छे घर में ही विदा करूँगा। ऐसे ही बातें करते करते कावेरी और हरिओम सो जाते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। सुमन अपने माता पिता के पास आती है और उनको सोया हुआ देखकर
अपने मन ही मन में कहती है। माँ पिताजी, जब तक मेरी इस घर से विदाई नहीं हो जाती, मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि बेटा बनकर रहूंगी। आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर सुमन भी बिछोना बिछाकर जमीन पर लेट जाती है और सो जाती है। वक्त यूं ही बीतता जाता है। एक शाम हरिओम हाथों में मिठाई लिए घर आता है और सुमन को खिलाते हुए बोलता है। अरे बेटा, मैंने तेरे रिश्ते के लिए एक जगह बात चलाई थी, तेरी फोटो भी दी थी, उनको तो बहुत पसंद आई। तेरा रिश्ता पक्का हो गया। अब मेरी विदाई हो जाएगी। माँ देखो ना, पिताजी ने तो मुझे विदा करने की तैयारी भी कर ली। लाडो, ये तो खुशी की बात है। एक ना एक दिन तो विदा होकर जाना ही होता है बेटियों को। कावेरी की बात सुनकर सुमन आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे कावेरी भी जाती है और अपनी बेटी से बोलती है। बेटा देख, मैं जानती हूँ इस वक्त तुझे कैसा लग रहा है, पर बेटा मैं भी तो तेरी माँ हूँ। मैं भी एक दिन तेरे नाना का घर छोड़कर इस घर में तेरे पापा का हाथ थाम कर आई थी। अब तेरा भी विदाई का वक्त आ गया है। ये दुनिया की रीत है बेटा, इसे बदला नहीं जा सकता। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन रोते हुए उसके गले लग जाती है। कुछ दिनों बाद हरिओम ने जिस लड़के सौरभ से सुमन का रिश्ता पक्का किया था, वो अपनी माँ नैना के साथ सुमन के घर उसे देखने आता है। नैना सुमन के घर के बुरे हालात और गरीबी देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। तभी हरिओम कावेरी से बोलता है। कावेरी, सुमन को ले आओ। जी अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर कावेरी सुमन को लेकर आती है। गुलाबी रंग की साड़ी पहने, सर पर पल्ला किए, मासूमियत भरी सुमन की आंखें सौरभ को पल भर में ही उसका दीवाना बना देती है। तभी नैना बोलती है। देखो बहन जी, आपकी लड़की तो मुझे पसंद है, पर क्या बहन जी, कहिए। आपकी बेटी का रंग दबा हुआ है और मेरा बेटा सुंदर है और कामकाज भी करता है, तो फिर आप समझ ही जाओ कि विदाई में बस आपकी बेटी ही नहीं, कुछ और भी चाहिए। पर बहन जी, हम गरीबों के पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि बिटिया को भर भर के दहेज दे सके। जी भर के कहाँ मांगा है, वो आप खुद को बेच कर भी नहीं ला सकते, पर थोड़ा तो देना ही होगा, नहीं तो मेरे सौरभ के लिए रिश्तों और लड़कियों की कमी नहीं है। नहीं बहन जी, रिश्ता मत तोड़ो, हम करेंगे ना अपनी बेटी की विदाई, वो भी सूखी लड़की की नहीं बल्कि साथ सम्मान के साथ उसको विदा करेंगे। अपने माता पिता की बेबसी देखकर सुमन की आंखों में आंसू भर जाते हैं, पर वो कुछ कह नहीं पाती। कुछ देर बाद नैना अपने बेटे के साथ उसका रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती है और हरिओम सुमन के सर पर हाथ रख के कहता है। बेटा, तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक तेरे पिताजी है ना, तुझे कोई दुख नहीं होगा मेरी बच्ची। तेरी विदाई पूरे धूमधाम से होगी। पिताजी, मुझे नहीं जाना विदाई करके, मुझे आपके साथ रहना है। आप मेरे बिना कैसे रहोगे और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पगली, ऐसी बातें नहीं करते तो अपनी माँ का काम में हाथ बटा, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर हरिओम घर से निकल जाता है। हरिओम कई जगह सुमन की शादी करने के लिए कर्जे पर पैसों की बात करता है, पर उसकी गरीबी को देखते हुए पूरे गांव में कोई भी उसे कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। थका हारा हरिओम एक पेड़ की छांव तले बैठ जाता है और रोते हुए बोलता है। भगवान क्यों गरीब की परीक्षा ले रहा है? बेटी की टोली उठ जाएगी, वो विदा हो जाएगी, उसका कन्यादान हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अगर कर्जा नहीं मिला तो लड़के वाले रिश्ता तोड़ देंगे। मेरी सारी जमा पूंजी तो मेरी बेटी है, क्या करूं भगवान? खाली हाथ घर कैसे जाऊं? अपनी किस्मत पर शोक मनाकर हरिओम वहाँ से उठ खड़ा होता है और घर जाकर कावेरी से बोलता है। कावेरी, मैंने बहुत लोगों के आगे हाथ फैलाए, पर कोई भी सुमन की विदाई के लिए कर्जा देने को तैयार नहीं है। अब बस एक ही उपाय है कि हम ये घर बेच दें। जो पैसे आएंगे उससे हम सुमन की विदाई करेंगे। सुमन खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो जाए, फिर तो हम रोड पर भी भीख मांगकर अपना गुजारा कर लेंगे। बस हमारी सुमन को कोई दुख नहीं होना चाहिए। दरवाजे के बाहर खड़ी सुमन अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेती है और अंदर ही अंदर सिसकियां लेकर रोने लगती है। वक्त गुजरता है। हरिओम किसी से घर बेचने की बात करके उससे पैसे ले आता है, जिससे वो सुमन के लिए सोने के गहने, अच्छे कपड़े और थोड़ा बहुत दहेज जमा करता है। शादी का दिन आता है। सौरभ बारात लेकर सुमन के घर आता है, जहाँ एक तरफ पंडित जी फेरे करवा रहे थे, वहीं नैना दहेज का सामान देखकर
कावेरी और हरिओम से कहती है। अरे भाई साहब, ये क्या है? इतना जरा सा सामान, ये तो बहुत कम है। चलो ये बता दो कि इसके साथ कोई मोटी रकम भी दे रहे हो क्या? नहीं बहन जी, जो था सो यही है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ अब। क्या बस यही? नहीं नहीं, इतने में तो हम आपकी बेटी की विदाई करा के नहीं ले जा सकते। पंडित जी, मंत्र पढ़ने बंद कर दो, ये शादी नहीं हो सकती। अरे दहेज के नाम पर इन्होंने बस मजाक किया हमारे साथ। सोचा था गरीब घर की बेटी विदा होगी तो पुण्य हो जाएगा, पर नहीं जी, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। नैना की ये बात सुनकर सुमन के अंदर भरी सारी पीड़ा उसके मुंह से बाहर निकल आती है और वो तेज स्वर में बोलती है। बस कीजिए, अपने पाप को पुण्य का नाम देकर खुद को महान मत बनाइए। अरे आप भी तो एक बेटी है ना, आप भी अपने घर से विदा हुई होंगी ना। क्या आपने अपने पिताजी से ऐसे ही धन मांगा था या उन्होंने आपके ससुर को दिया था, जिस तरह आप मेरे पिताजी से मांग रही हैं? अरे अपनी जीवन भर की कमाई अपने घर की बेटी जिसकी विदाई कर कर वो उसे आपको दे रहे हैं, फिर भी आप धन मांग रही हैं। मेरी कीमत लगा रही हैं कि किस मोल में मैं आपके घर में रहने के लायक हूँ और किस मोल में नहीं हूँ। सुमन, मैं तुम्हारा दुख अच्छे से समझता हूँ और मैं अपनी माँ के कहने पर तुमसे रिश्ता तोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें विदा करके अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे दहेज नहीं, तुम चाहिए। माँ जी, पिताजी, मेरी माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे आपने तो मुझे अपने आंगन की खुशी, घर की रौनक, अपनी परी को मुझे दिया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पंडित जी, शादी की विधियाँ पूरी करवाइए। सौरभ पूरे रीति रिवाज के साथ सुमन से शादी करता है। साथ ही नैना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है, जिसके बाद सुमन की विदाई खुशी खुशी बिना दहेज के होती है।